बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में अपनी इस सीरीज़ में मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा ये 5th पार्ट है और इसमें भी हम 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि मॉड्यूल नंबर 61 से लेकर 70 तक होंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है a dash device that passes signals back and forth between the two original buses without considering the meaning of the signals। ये amplifies जो है, ये लफ्ज़ मैंने ऐड किया है थोड़ा सा इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो हमारे पास कुछ नेटवर्क की इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें से एक डिवाइस या इक्विपमेंट ऐसा होता है जो क्या करता है, आपसे पूछा गया है कि वो सिर्फ सिग्नल्स को पास करता है। कहाँ पे? बैक एंड फोर्थ, यानी दाएं बाएं उसको सिग्नल मिलते हैं और सिर्फ उनको क्या कर देता है, वो पास कर देता है, आगे फॉरवर्ड कर सकता है। और उसके लिए सिग्नल जो है ना, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, यानी वो सिग्नल्स के अंदर डिटेल नहीं देखता, उनको रीड नहीं करता, उनको प्रॉपरली एनालाइज नहीं करता। तो सिर्फ वो क्या करता है, पास करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एम्पलीफाइज। तो हमने पढ़ा है कि रिपीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है नेटवर्किंग में, या नेटवर्क डिवाइस होता है जो सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसके बाद फिर उसी मीडियम के आगे उसको ट्रांसफर कर देता है। दरअसल होता ये है कि हमारे सिग्नल उस केबल के ऊपर जहाँ ट्रांसफर कर रहे होते हैं, खास लेंथ के बाद वीक हो जाते हैं। तो ये रिपीटर क्या करता है, दरअसल उसको रिसीव करके एक दफ़ा दोबारा एम्पलीफाई कर देता है, स्ट्रेंथन कर देता है, या फिर उनको दोबारा रिफ्रेश कर देता है और फिर एक और लिमिटेड डिस्टेंस तक वो दोबारा भेजे जा सकते हैं, ड्रॉप नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 है अ डिवाइस दैट लुक्स एट द डेस्टिनेशन एड्रेस इन ईच मैसेज। लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ मैंने फ्रेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया खुद से आपको समझाने के लिए कि इस मैसेज का मतलब ये फ्रेम होता है। तो एक ऐसा डिवाइस जो देखता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस and forwards a message frame across the connection only when that message is destined for a computer on the other side is called। तो वो फॉरवर्ड करता है उस फ्रेम को जो उसको मिलता है अक्रॉस द कनेक्शन, मतलब दूसरी साइड पे। एक खास डिवाइस है, उसको एक फ्रेम मिलता है और वो डेस्टिनेशन का एड्रेस देखता है कि ये फ्रेम किस कंप्यूटर को जाना है। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि क्या डिवाइस के जो पार की दुनिया है, दूसरी साइड की दुनिया है, या दूसरी साइड का नेटवर्क है, इस मैसेज ने वहां जाना है या इधर तक ही रहना है। आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा नेटवर्क है, दरमियान में डिवाइस लगा हुआ है, ये आपका जिसकी बात हो रही है। एक लेफ्ट साइड पर नेटवर्क है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन है। एक डिवाइस के राइट साइड पे है। तो एक फ्रेम मिला लेफ्ट साइड से उसको। अब डिवाइस ने चेक किया कि ये किस डेस्टिनेशन कंप्यूटर के लिए है, उसका एड्रेस चेक किया फ्रेम में से और ये डिसाइड किया कि क्या इसको मैं अपने राइट साइड पे भेजूं या ये लेफ्ट साइड से आया और जिस कंप्यूटर के जाना है वो भी लेफ्ट साइड पे ही है, तो इसलिए आगे भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसको दूसरी साइड पे ही रखना चाहिए आमतौर पे उसको। और ये डिसाइड कर लेते हैं किस बेस पे, जो एड्रेस आ रहा है इनके पास कि ये इस कंप्यूटर को जाना चाहिए फ्रेम। तो ये देख लेते हैं कि अगर वो कंप्यूटर किसी और लैंड में एग्जिस्ट करता है तो फिर उस सेगमेंट में ये फ्रेम को भेज देते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर ये फैसला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द डैश कंसिडर्स द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ ऑल मैसेजेस या फ्रेम्स एंड फॉरवर्ड्स द मैसेजेस फ्रेम ओनली टू दोज मैसेजेस डेस्टिन्ड फॉर अदर स्पोक्स। एक और डिवाइस की बात हो रही है, उसमें ये कहा गया है कि ये भी क्या करता है, जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है, ये देखिए ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था यहाँ पे और यहाँ लिखा हुआ मैक। तो मैक का मतलब क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल या हार्डवेयर एड्रेस जिसको आप कहते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी फ्रेम को जो उसको मिलेगा उसके अंदर से देखेगा कि ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कौन सा है, किसको फ्रेम जाना चाहिए, और ये ऐसा सब मैसेजेस के साथ, ये सब फ्रेम्स के साथ करता है। और ये फिर देखता है कि ये किस एक डिवाइस के लिए मैसेज आया है और ये उस पर्टिकुलर डिवाइस को भेजता है। तो ऐसा डिवाइस हमारे पास नेटवर्क में क्या कहलाता है, स्विच कहलाता है। स्विच जो है वो दरअसल ये देखता है कि क्या जो मेरे पास फ्रेम आया है ये किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर का है और उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है
और ये फिर उसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क्स टू फॉर्म एन इंटरनेट इज हैंडल्ड बाय डिवाइसेस नोन एज डैश। मुख्तलिफ किस्म के, आप ये समझ लीजिए, छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, इनके दरमियान कुछ कनेक्शन है और ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं, एन इंटरनेट। और ये देखिए आई स्मॉल में है। इसका मतलब आमतौर पे कि जो मुख्तलिफ छोटे छोटे नेटवर्क्स हम मिलाते हैं और एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनेट विद स्मॉल आई। अच्छा, अगर ये दी इंटरनेट आएगा ना कैपिटल आई के साथ, तो इसका मतलब होगा ये जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, जो जिसको हम इंटरनेट आम लफ्ज में बोलते हैं, फिर वो इंटरनेट और है, दी इंटरनेट है वो, ये क्या है, एन इंटरनेट। तो इसका मतलब कि छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, हमने उनको मिला दिया, कनेक्ट कर दिया है और ये एक बड़ा नेटवर्क बन गया है। ये बड़ा नेटवर्क जो है, इनको हैंडल करने के लिए कुछ डिवाइसेस हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि इज नोन एज। एक तो वो बताना है और थोड़ा सा आगे क्लू भी दिया गया कि विच आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ये असल में क्या काम करते हैं, जितने भी हम मैसेजेस इंटरनेट पे भेजते हैं, इनको ये फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारे नेटवर्क के वो डिवाइसेस जो एक तो मुख्तलिफ नेटवर्क सेगमेंट्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं एक, और दूसरा हमारे मैसेजेस को रिसीव करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, नेटवर्क राउटर्स या सिंपल राउटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए डैश सर्व्स एज पैसेज वे बिटवीन द नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। तो एक कोई रास्ता है, एक पैसेज वे है, जो कि आपका एक नेटवर्क है और आपकी जो नेटवर्क से बाहर की दुनिया है, इनके दरमियान जो रास्ता है ना, असल में वो बताना है वो क्या है। तो आपने कन्फिगर भी करते हैं घर के अंदर भी, इवन आपने मोबाइल्स के ऊपर भी, बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर भी। जी हाँ, गेटवे जो होता है ना हमारा, वो क्या होता है, हमारे या हमारे नेटवर्क की और बाहर की दुनिया के दरमियान क्या होता है, एक कनेक्शन होता है, एक पैसेज होता है, एक पासवे होता है, एक गेटवे का लफ्ज भी यही कह रहा है, गेटवे, सही है। अब पैसेज वे और गेटवे ये एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉपुलर कन्वेंशन यूज फॉर द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज डैश मॉडल। दो चीजें यहाँ पे आ रही हैं। एक तो ये है कि वो पूछ रहे हैं कि कोई एक स्टैंडर्ड है, एक कन्वेंशन है, कोई एक आम इस्तिलाह है, टर्म है, कुछ भी आप कह लीजिए। एक चीज है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं और उन दोनों के ऊपर जो कुछ एप्लीकेशन चल रही हैं वो हमारे दो प्रोसेसेस हैं, और वो जो दो प्रोसेसेस हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन है, इसलिए कहा इनको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, एक टर्म यूज होती है, जिसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। यानी आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, एक और कंप्यूटर है, वहां पे भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो आप एक रिक्वेस्ट करते हैं, वहां से एक रिस्पॉन्स आता है, तो आप क्लाइंट हैं और वो जहां से रिस्पॉन्स आ रहा है वो सर्वर है। तो यूं ये क्या हो गया, क्लाइंट सर्वर मॉडल। सबसे आसान मिसाल, आप google.com लिखते हैं, वेब ब्राउजर में एंटर हिट करते हैं और आपको एक वेब पेज मिल जाता है, तो आप क्लाइंट हैं और जिसके पास रिक्वेस्ट गई है उस कंप्यूटर के पास और उसने आपको google.com की वेबसाइट दे दी है, वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा, सर्वर। तो आपकी रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स वापस आया, तो ये दो कंप्यूटर्स की जो कम्युनिकेशन है, इसको हम, इस मॉडल को हम क्या कह लेते हैं कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है। The dash model involves processes that provides services to and receive services from each other. एक और भी मॉडल है जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेसेस यानी सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एप्लीकेशंस इंटरैक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये सर्विस प्रोवाइड भी करती हैं एक दूसरे को और एक दूसरे से सर्विसेज रिसीव भी करती हैं। क्लाइंट एंड सर्विस में तो था ना कि क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, सर्वर क्लाइंट से रिक्वेस्ट नहीं करता, ठीक है ना, नॉर्मली। फिलहाल आप ये समझिए, तो इसका मतलब तो ये रिक्वेस्ट हमेशा यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना। इसको हम आर लिख लेते हैं, बल्कि आर ई क्यू कर लेते हैं इसको, क्योंकि रिस्पॉन्स के लिए भी हम आर ही लिखेंगे। यहाँ से क्या आएगा, रिस्पॉन्स। तो क्लाइंट से हमेशा रिक्वेस्ट गई, सर्वर से हमेशा रिस्पॉन्स आया। यहाँ कहा जा रहा है कि दो प्रोसेसेस हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, रिसीव भी करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब है ये कुछ और चीज है कि जहां दोनों कंप्यूटर्स या दोनों एप्लीकेशन तकरीबन बराबर की हैं,
एक दूसरे को सर्विसेज दे भी रही हैं, एक दूसरे से सर्विसेज ले भी रही हैं। ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। ये जो पीयर है ये सर्विस प्रोवाइड भी कर रहा है इस पीयर से, और इससे सर्विस रिसीव भी कर रहा है, और दूसरे लफ्ज़ों में ये इसे रिक्वेस्ट कर सकता है सर्विस, ये उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो यहाँ पे एक दूसरे कंप्यूटर्स, एक दूसरी एप्लीकेशन एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर रही हैं, सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रही हैं, रिसीव भी कर रही हैं एक दूसरे से। तो यहाँ आप ये समझ लीजिए पीयर टू पीयर में दोनों एप्लीकेशंस बराबर की हो सकती हैं। बराबर से मुराद मेरी ये नहीं है कि कोई हैवी एप्लीकेशन है एक लो, नहीं। कहने का मकसद ये है कि जो सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, सही है, वहाँ क्लाइंट सर्वर में क्या हो रहा है कि सर्वर के पास सारी सर्विसेज हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर सिर्फ उसको दे रहा है, क्लाइंट के पास तो कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं। तो यहाँ दोनों जो कंप्यूटर्स हैं, दोनों एप्लीकेशंस हैं, दोनों के पास कुछ ना कुछ ऑफर करने को है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मॉडल क्या है, पीयर टू पीयर है। मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी सी बात समझ गए होंगे आप, और इनमें डिफरेंशिएशन भी आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है द टर्म डैश रेफर्स टू अ सिस्टम बाय विच टू प्रोसेसेस कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क और इंटरनेट। अब यहाँ पे भी एक चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, दो प्रोसेसेस हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, और ये नेटवर्क पे हो सकता है, इंटरनेट पे भी हो सकता है, हम ऊपर यही बात कर रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है जी? ये भी पीयर टू पीयर सिस्टम है, यानी दो प्रोसेसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं इन नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, तो ऐसा सिस्टम भी क्या कहलाता है, पीयर टू पीयर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 The systems that consist of a software units and execute processes across multiple computers are known as। कुछ सिस्टम्स हैं जिनके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर यूनिट्स हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं प्रोसेसेस को, और असल में क्या है ये अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। मिसाल के तौर पे एक सिस्टम है, उसके अंदर 4 सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जो 4 डिफरेंट मशीन्स के ऊपर चलते हैं, और वो डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट जगहों पे पड़े हुए हैं, इंस्टॉल्ड हैं या कनेक्टेड हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये डिस्ट्रीब्यूटेड का जो लफ्ज़ है ना, यही बता रहा है कि असल में ये ऐसे सिस्टम है जो क्या है, फिजिकली जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, ओवर द इंटरनेट फिर वो कम्युनिकेट करेंगे आपस में। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश डिस्क्राइब्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन विच many independent computers work closely together to provide computation or a service। हमारे पास एक फिनोमेना है, उसमें क्या होता है, हम कहते हैं जी वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत क्लोजली काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लोजली देखिएगा, ठीक है, बहुत करीब करीब हैं। मुमकिन है कमरे के अंदर पड़े हुए हैं, मुमकिन है एक ही रूम के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर पड़े हुए हैं सारे, और ये कोई ना कोई कंप्यूटेशन के लिए काम आते हैं, किसी न किसी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, आपने पढ़ी हुई है, 2 तरह की है, तो उसमें ये वाली कौन सी है, क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं जिनमें बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, होते तो वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन क्या करते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं मिलजुल। क्लस्टर ऐसे ही बन गया कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स मिलजुल के आपस में काम कर रहे हैं, और ये असल में जितने कंप्यूटर्स हैं ये किस नोयत का काम कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं। इसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एक और टाइप भी है, वो कहती है कि जी डैश रेफर्स टू द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वेयर द मशीन्स आर लूजली कपल्ड। वहाँ क्या था, क्लोजली कपल्ड, तो यहाँ पे क्या, लूजली कपल्ड एंड ऑफन जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या है जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मुमकिन है एक लाहौर में पड़ा हुआ सर्वर या एक कंप्यूटर एक कराची में पड़ा हुआ, मुमकिन है कराची में पड़ा हुआ है, दूसरा क्या है यूएई में पड़ा हुआ, अक्रॉस वाइड एरियाज या मुख्तलिफ एरियाज में पड़ा हुआ है। तो ऐसे सिस्टम्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड हों एक, और उनके अंदर जो कंप्यूटर्स हों बजाय वो क्लोजली कनेक्टेड होने के डिफरेंट जगहों पे हों, डिस्ट्रीब्यूटेड हों, ज़्यादा जियोग्राफिकली एरियाज पे पड़े हुए हों, और कनेक्शन भी कौन सा हो, लूजली कपल्ड हो, तो ये कौन सी कंप्यूटिंग होगी, ग्रिड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है इन डैश द वर्कलोड कैन बी शिफ्टेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द क्लस्टर दैट हैव टू मच टू डू टू दोज हु मे हैव टू लिटिल थिंग्स टू डू। एक फिनोमेना है जिसमें क्या किया जा रहा है, जितना भी वर्कलोड आया है, ट्रैफिक आई है नेटवर्क की,
वो शिफ्ट की जा सकती है ऑटोमेटिकली फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द क्लस्टर दैट हैव टू मच टू डू, यानी उन कंप्यूटर से जिनके पास बहुत लोड है, इस वक्त टू मच लोड है, किनकी तरफ, उनकी तरफ जिनके पास क्या है, थोड़ा लोड है। क्लस्टर में 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 2 कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड हो रहा है इस वक्त, और 2 कंप्यूटर के ऊपर क्या है, बहुत थोड़ा लोड है। यानी 80% लोड जो है वो 2 कंप्यूटर्स के ऊपर है, 20% लोड जो हो सकता है बाकी 2 के ऊपर हो। तो ऐसा फिनोमेना जो ये कहता है कि जिन पे ज्यादा लोड है वहां से कुछ लोड लेके जिनके ऊपर कम लोड है उनके साथ शेयर कर लिया जाए, तो ऐसा फिनोमेना क्या कहलाता है, लोड बैलेंसिंग। A situation in which at least one member of the cluster will be available to answer a request even if other cluster members break down or unavailable is called as। एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम एक मेंबर क्लस्टर के अंदर, यानी जो 4-5 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, उनको हम बार बार कह रहे हैं वो क्लस्टर है, तो उसके अंदर कोई एक जरूर अवेलेबल रहे, किसके लिए, आंसर करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। यानी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं तो अब आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसने उनकी रिस्पॉन्स भी करनी है। तो क्लस्टर था 5-6 का, 7-8 का, 10-12 का, तो ये फिनोमेना कह रहा है, ये सिचुएशन कह रही है कि कम से कम उन सब में से एक तो जरूर अवेलेबल रहे, इवन इफ अदर क्लस्टर मेंबर ब्रेक डाउन और अनअवेलेबल, खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो क्लस्टर के जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है, पावर ब्रेक डाउन, हार्डवेयर ब्रेक डाउन, फेलियर, कुछ भी, या किसी वजह से इंटरनेट डाउन है, वो उनकी कोई और फेलियर है, वट एवर रीजन दे आर नॉट अवेलेबल, तो पूरे क्लस्टर में एक तो जरूर अवेलेबल रहे। तो ऐसे फिनोमेना को, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी, कि क्लस्टर कंप्यूटर हैं, 5-6 क्लोजली कनेक्टेड हैं, लेकिन उनमें कम से कम हर वक्त में एक कंप्यूटर जरूर अवेलेबल रहे ताकि जितने क्लाइंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड किया जा सके, अगर खुदा न खास्ता बाकी किसी भी रीजन से डाउन है या फिर वो नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं है। In dash, huge pools of shared computers on the network can be allocated for the user या used by clients as needed। कोई एक फिनोमेना है जिसमें कहा गया है कि एक बहुत बड़ा पूल ऑफ शेयर्ड कंप्यूटर्स, ये लफ्ज आपने ज़हन में रखना है, यानी एक अच्छा खासा मजमुआ कंप्यूटर्स का, लेकिन वो शेयर्ड होते हैं, मुख्तलिफ लोग उन कंप्यूटर्स को शेयर करते हैं। ये क्या है, नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, और जब क्लाइंट को ज़रूरत होती है, यानी क्लाइंट से मुराद मैं आप, एक कंपनी है, उन्होंने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं कनेक्ट करके इंटरनेट से, और जिस वक्त ज़रूरत होती है हम जाके उनसे ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और वो कंप्यूटर आज मुझे दे रहे हैं यूज़ के लिए, कल किसी और को दे देंगे। सुबह 4 घंटे मैंने यूज़ करके बंद कर दिया, उसके बाद हो सकता है 5 घंटे कोई और साहब यूज़ कर लें, मेरे कुलीग यूज़ कर लें, शाम में हो सकता है कोई और यूज़ कर रहा हो, तो वो क्या है, शेयर्ड है, जब ज़रूरत होती है लोगों को यूज़ कर लेते हैं। ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। गूगल वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले या अमेजोन वाले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को अवेलेबल कर देते हैं ऑनलाइन। विंडोज़ के भी हो सकती हैं मशीन्स, वो लाइनक्स की भी हो सकती हैं, सन सोलारिस की भी हो सकती हैं, डेटाबेस सर्वर हैं, मेल सर्वर हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। तो वो क्या होता है कि आप पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ कर लेते हैं, वही कंप्यूटर जो है वो फिर कोई और बंदा भी यूज़ कर रहा होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप समझ लीजिए एक ऐसा फिनोमेना है, ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, दे आर अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, और क्लाइंट जब चाहें, जो सर्विसेज चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, वहाँ उनको अवेल कर सकते हैं। A or N dash is an organization that constructs and maintains the networks connected to the internet। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक कंस्ट्रक्ट करती है और मेंटेन करती है किस चीज़ को, नेटवर्क्स को, किन नेटवर्क्स को, जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क्स को कनेक्ट करे, उनको मेंटेन करे, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाता है ISPs या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। हमारा एक ऑफिस का या कैंपस का नेटवर्क है छोटा सा, तो हम अपनी ISP को कहते हैं कि हम इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वो हमारे उस छोटे से नेटवर्क को एक बड़े, यानी ग्लोबल जो नेटवर्क है या इंटरनेट है, उसका पार्ट बना देती है, या हमें हेल्प करती है कि हमारा नेटवर्क जो है उस ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट बन सकता है,
यो हमारे सारे यूज़र्स इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, असल में तो उस बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। और ये कौन कर रहा है हमारे लिए? हमारी ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 16 है, at the top of this hierarchy or relative few dash ISPs that consist of very high speed, high capacity international WANs या wide area networks। इंटरनेट पे जितनी भी ISPs हैं यानी वो कंपनियां जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनकी एक हायरार्की है, एक स्ट्रक्चर है। उसमें जो सबसे टॉप पे कंपनीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको हम कहते हैं कि वो टियर 1 ISPs हैं। इनका काम क्या होता है? इनके पास बहुत हाई स्पीड, बहुत हाई कैपेसिटी डिवाइसेस होते हैं, और ये जो इंटरनेशनल वैन्स बनती है ना हमारी वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारी उसको कनेक्ट करती हैं। 17 है, A or N dash is operated by a single authority that is in the business of supplying internet access to individual homes and businesses। अब ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हम बात कर रहे थे कि टियर 1 है, उसके बाद फिर टियर 2 है, उसके बाद 3 भी हो सकती है। तो नॉर्मली जो हमारे पास टियर 3 की ISP होती है, इस हायरार्की में डाउन पे आती है, वो हमारी एक्सेस ISPs कहलाती हैं या इंट्रानेट कहलाते हैं हमारे वो। यानी एक्सेस ISPs या इंट्रानेट ISPs वो होती हैं जो आमतौर पे हमें, मुझे, आपको, होम या छोटे छोटे बिजनेस को क्या करती हैं? इंटरनेट सप्लाई करती हैं या इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईच IP एड्रेस, ये वर्जन 4 मैंने लिखा है इंटेंशनली यहाँ पे, क्योंकि अब दुनिया भर में वर्जन 6 के IP एड्रेसेस भी यूज होते हैं जो कि इससे डिफरेंट हैं। तो यहाँ पूछा गया कि जी IP वर्जन जो 4 का एड्रेस है कंसिस्ट ऑफ डैश। तो आपको पता है आप IP एड्रेसेस कन्फिगर भी करते हैं इवन अपने घर के राउटर के ऊपर, और जो लोकल एरिया कंप्यूटर्स आप लगाते हैं तो ये 4 बाइट्स का होता है या फिर 32 बिट्स का होता है। IP एड्रेसेस आर ट्रेडिशनली रिटन इन डैश। तो हम जब IP एड्रेस अपना मशीन का चेक करते हैं, विंडोज में भी चेक कर सकते हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। IP config/all यानी फॉरवर्ड स्लैश के बाद ALL all, ये लिख के आप एंटर करते हैं तो आपको अपनी मशीन का उस वक्त जो असाइंड IP एड्रेस होता है वो मिल जाता है, और ये डेसिमल नोटेशंस में होता है। ठीक है, डेसिमल नोटेशन मतलब कि जैसे 192.168 ये तो डेसिमल हो गए। डॉटेड से मुराद ये है कि पहली बाइट डॉट, दूसरी बाइट डॉट, तीसरी बाइट और फिर डॉट, चौथी बाइट। तो इस तरह से IP एड्रेस लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डैश इंक्लूड COM फॉर कमर्शियल, GOV फॉर गवर्नमेंट, ORG फॉर ऑर्गेनाइजेशन, EDU फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। तो हम जब कोई एक URL या इंटरनेट किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, जैसे www.bu.edu, तो उसमें पूछा गया कि ये .com या .edu वगैरह ये क्या है? हमारी इस एग्जांपल में .edu। तो ये जो .edu है, ये बेसिकली ये क्या चीज़ है? तो एक वेबसाइट एड्रेस में, जैसे हम अभी बात कर रहे थे www.vu.edu मिसाल के तौर पे, तो जो हमारी डॉट है ये असल में क्या है? इसको हम कहते हैं रूट, और इस रूट के नीचे फिर हमारे पास क्या है? एक डोमेन लेवल है जिसको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। उसमें कॉम भी आती है, उसमें EDU भी आती है, उसमें GOV भी आती है, उसमें BIZ भी आती है, इसके अलावा और भी कुछ आती हैं। तो रूट के नीचे ये जो कॉम, GOV, BIZ ये सारी क्या हैं? ये हमारी टॉप लेवल डोमेन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्राउजर बेस्ड चैटिंग, ट्विटर बेस्ड ट्वीट्स एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ डैश एप्लीकेशन। तो ये कुछ और एग्जांपल दी हैं। ये बाजार बड़ा आसान है, नजर आ रहा है कि ये सारी किस चीज़ की एग्जांपल हैं? आपकी मैसेजिंग की एप्लीकेशंस हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यानी इंस्टेंट मैसेजिंग भी क्या है? एक मैसेजिंग की एप्लीकेशन है। चैटिंग हो ब्राउज़र बेस के ऊपर, ये भी क्या है? एक मैसेजिंग की एप्लीकेशन है। और जो ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स आप करते हैं और उसके रिस्पॉन्स करते हैं,
आप लोग या आपको मिलते हैं, वो भी क्या है, असल में मैसेजिंग है। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो दी हुई हैं, ये क्या है, मैसेजिंग की एग्जाम्पल्स हैं। 22 है कंसिडरिंग ईमेल प्रोटोकॉल्स, POP3 helps to store messages on a local machine। POP3 इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड है, जो कि ईमेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहा नहीं जा रहा है कि जो POP3 का प्रोटोकॉल है, इसकी मदद से आप लोकल मशीन यानी अपने लैपटॉप के ऊपर ईमेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि दी डैश स्टोर्स ईमेल मैसेजेस ऑन ए मेल सर्वर। जबकि एक और प्रोटोकॉल है, अगर उसको आप इस्तेमाल करें तो आप अपनी जो सर्वर मशीन है या जो आपका ईमेल सर्वर है, असल में वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन या अपनी मेल्स स्टोर कर सकते हैं। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको यूज़ करके आप अपनी मेल्स सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं? तो उसको हम कहते हैं IMAP। इसको कहा जाता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। 23 है डैश कंसिस्ट ऑफ peer-to-peer या P2P softwares that allows 2 or more PCs to share a call with no more special hardware than a speaker and a microphone। कोई डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर कोई P2P सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ये हम अभी बात कर चुके हैं कि पीयर टू पीयर क्या है, दो डिवाइसेस हैं, दो कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, सर्विसेज एक दूसरे को दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। इसी तरह से ये दो P2P को सॉफ्टवेयर हैं। ये अलाउ करते हैं दो या दो से ज़्यादा जो पीसीज हैं वो एक कॉल को शेयर कर सकते हैं, जिसे आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। दो से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकते हैं और इसके लिए कोई ख़ास हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्पीकर होना चाहिए, एक माइक्रोफोन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं कि एक आपके पास हेडसेट है तो आप ये काम कर सकते हैं, या आप हैंड्स फ्री कह लीजिए आसानी के लिए, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये असल में कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर P2P सॉफ्टवेयर काम करते हैं? तो वो हमारे वॉइस ओवर IP या VoIP के सॉफ्टवेयर होते हैं, और आमतौर पे हम उनको कहते हैं वॉइस ओवर IP सॉफ्ट फोन्स। सॉफ्ट इसलिए कि वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं और एक फ़ोन की जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मुझे आपको क्या करना होता है, अपने लैपटॉप पे इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना होता है। ये VoIP यानी वॉइस ओवर IP इनेबल्ड होते हैं। हमें हेडसेट अवेलेबल अगर हो तो हम कॉन्फ़िगर करके बिल्कुल जैसे आम दूसरे हार्डवेयर से यानी फ़ोन से हम एक दूसरे को कॉल करते हैं, सिमिलरली हम इस वॉइस ओवर IP के सॉफ्टवेयर को भी, अगर हमारे पास हैंड्स फ्री अवेलेबल है या हेडसेट अवेलेबल है, तो हम कॉल्स कर सकते हैं। 24 है एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइस ओवर IP सॉफ्ट फोन सिस्टम इज डैश। तो सबसे आसान वॉइस ओवर IP सॉफ्ट फोन की जो एग्जाम्पल है वो मैं और आप रोज यूज करते हैं, वो क्या है, स्काइप है। ठीक है, हमारे पास स्काइप इंस्टॉल हो एक, हमारे पास हैंड्स फ्री या हेडसेट हो दो, हमारे पास जो कॉन्टेक्ट्स में लोग ऐड हैं, हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं, और वी कैन हैव ए कॉन्फ्रेंस कॉल। यानी ऊपर हम बात कर रहे थे ना कि 2 or more PCs, यानी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को भी, जिससे हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, मीटिंग्स करते हैं स्काइप के ऊपर। 25 है द डैश इज ए टेक्निक इन विच वन सेंडर सेंड्स मैसेज टू वन रिसीवर बट मल्टीपल यूनिकास्ट। दो चीज़ें यहाँ पे आपने ज़रा तवज्जो करनी है। देखिए, आपने पढ़ी हुई है चीज़ें कि यूनिकास्ट का क्या मतलब होता है कि एक कंप्यूटर या एक सेंडर है और एक ही रिसीवर है, ये क्या कहलाती है, यूनिकास्ट। लेकिन ऊपर बात हो रही है कि एक सेंडर है, एक ही रिसीवर है, तो ये क्या बनी, यूनिकास्ट। लेकिन वो कह रहे हैं कि यूनिकास्ट ऐसी है कि जो क्या मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये है कि एक सेंडर एक रिसीवर को अब एक मैसेज नहीं भेज रहा, बल्कि क्या भेज रहा है, मल्टीपल मैसेज है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं दोबारा इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ। यूनिकास्ट का लफ्ज़ आया, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें एक ही सेंडर है, एक ही रिसीवर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, समझ आ गया हमें। यूनी मतलब एक, तो एक ही सेंडर एक रिसीवर एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, ये क्या होगी, यूनिकास्ट। लेकिन इसके साथ क्या लिखा हुआ लफ्ज़, मल्टीपल। इसका मतलब कि एक सेंडर है एक रिसीवर है, लेकिन अब मैसेज एक नहीं है, बल्कि मैसेज क्या होंगे, मल्टीपल। तो रहेगी तो ये यूनिकास्ट ही, क्योंकि सेंडर और रिसीवर एक एक है। लेकिन अब की बार क्या हो जाएगी,
n यूनिकास्ट हो जाएगी। ये जो n है ना, ये आया इस मल्टीपल के लिए, जैसे हम कहते हैं ना n नंबर ऑफ डिवाइसेस, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो आप ये समझ लीजिए n स्टैंड्स फॉर मल्टीपल और यहाँ से आप क्लू भी बना सकते हैं, ठीक है। ये दो लफ्ज ही असल में आंसर है, आप देखें तो यही बना हुआ, मल्टीपल की जगह n डाल दीजिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बाज़ का चीज़ें इस तरह भी आप रिलेट कर सकते हैं। 26 है, द डैश रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेटेजिकली around the internet. They specialize in streaming copies of content to nearby end users in the network neighborhood. अच्छा, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा आसान कर सकूँ। वो कह रहे हैं कि जी एक कोई फिनोमेना है, एक सेटिंग है, एक कन्फिगरेशन है, कोई सिचुएशन है जिसमें एक तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रुप ऑफ सर्वर्स हैं, दूसरी चीज़ ये ज़्यादा है और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए हैं। और ये अराउंड द इंटरनेट मतलब दुनिया भर में हो सकता है पड़े हुए हों, कराची, इस्लामाबाद, यूएई, हो सकता है यूरोप में हो, एक यूएस में हो, एट्सेट्रा। और ये क्या कर रहे हैं जी कि स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रीमिंग कॉपीज ऑफ कंटेंट्स। इनके पास जो कंटेंट है उसकी क्या पड़ी हुई है, कॉपीज। यानी अगर एक फाइल किसी एक सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है तो वो फाइल 4 सर्वर के ऊपर भी पड़ी हुई है, यानी एक एक कॉपी चारों के ऊपर पड़ी हुई है। अब क्या हो रहा है जी, टू नियर बाय एंड यूजर्स इन द नेटवर्क। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये देखते हैं कि इनमें से जो एंड यूजर किसी भी सर्वर के करीब है तो उसको फाइल उसके जो करीब वाला सर्वर है वो प्रोवाइड कर दे। इससे क्या होगा, स्पीड, परफॉर्मेंस बेहतर होगी। यानी एक कराची में है, एक मिडिल ईस्ट में है, एक यूरोप में और एक यूएस में, 4 सर्वर हैं। तो अब लाहौर वाला अगर कोई एंड यूजर रिक्वेस्ट करता है तो क्या मिडिल ईस्ट वाले सर्वर को जवाब देना चाहिए, यूरोप वाले को देना चाहिए, यूएस वाले को? आप कहेंगे नहीं सर वो तो बहुत दूर हैं, टाइम लगेगा, परफॉर्मेंस स्लो होगी डाउनलोडिंग में, कॉपी रिसीव करने में। एब्सोल्युटली राइट। कराची वाला जो सर्वर है वो लाहौर वाले के करीब है, इसलिए जो नियर बाई अगेन नेबरहुड वो उस कंटेंट की कॉपी को देगा, यूजर को जल्दी मिल जाएगी। ये बेसिकली क्या कहलाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, CDNs। 27 a networking technology that enables an end user to automatically connect to the closest server out of a defined group of servers is called। यानी कोई एक एप्लीकेशन है, उसमें से कुछ डिफाइंड ग्रुप ऑफ सर्वर्स हैं, 5, 6, 7, 10, 12 हो सकते हैं। उसमें क्या हो रहा है, कोई एंड यूज़र कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो जाता है। लेकिन किससे कनेक्ट होता है, बिल्कुल जब भी हम ऊपर बात करके आए उससे मिलती जुलती ही चीज़ है। उसके जो क्लोजेस्ट सर्वर है वो उससे खुद ही कनेक्ट हो जाता है, उससे पूछा नहीं जाता, उसको बताया नहीं जाता, बल्कि कोई 10-12 सर्वर्स हैं पड़े हुए हैं, एंड यूज़र कनेक्ट करता है, जो क्लोजेस्ट उसके सर्वर है उससे वो कनेक्ट कर जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनीकास्ट। इस फिनोमेना को हम कहते हैं एनीकास्ट। 28 है, यूजिंग डैश अ सर्वर ट्रांसमिट्स अ मैसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स बाय मींस ऑफ ए सिंगल एड्रेस। एक सर्वर है वो ट्रांसमिट करता है एक मैसेज को मल्टीपल क्लाइंट्स को, ठीक है। यानी एक सर्वर 40-50 कंप्यूटर्स को एक ही वक्त में एक मैसेज भेजता है। और ये कैसे भेजता है, क्या 40-50 कंप्यूटर्स है तो 40-50 एड्रेस है? नहीं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंगल एड्रेस है। ऐसा कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, अभी हम देखते हैं कैसे। ऐसा करने के लिए वो जो सर्वर है वो किस पे रिलाय कर रहा है, राउटर्स के ऊपर, क्योंकि राउटर्स पैकेट फॉरवर्ड करते हैं, ये हम बात करके आए हैं। और दूसरा किस चीज पे रिलाय करता है, वो सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एड्रेस। वो कौन सा, सिंगल एड्रेस जिसकी अब हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें एक एड्रेस यूज हो और वो मल्टीपल डेस्टिनेशन पे जाए, उसको हम कहते हैं मल्टीकास्टिंग या मल्टीकास्ट। 29 है, आप में से मेरे ख्याल में सब लोगों ने नाम सुना हुआ है टिम बर्नर्स का। तो he has realized the potential of combining the internet technology with the concept of linked documents। ये linked document ऐसे ही है, समझ लीजिए कि आप एक पे क्लिक करते हैं दूसरे पे पहुंच जाते हैं, दूसरे पे क्लिक करते हैं तीसरे पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो linked documents हैं, इनको उसने क्या कहा था, ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है।
इनिशियली टिम ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश इज ए प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग हाइपरटेक्स्ट across the network and a server process that supplies hypertext pages upon request। कोई एक प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है। ये प्रोटोकॉल क्या करता है जी? ट्रांसफर करता है किस चीज को? हाइपरटेक्स्ट को नेटवर्क के ऊपर यानी इंटरनेट के ऊपर ये ट्रांसफर करता है। तो वो प्रोटोकॉल जो आपका इंटरनेट के ऊपर आपके हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट अक्रॉस द नेटवर्क सप्लाई किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उस प्रोटोकॉल को मैं और आप रोज यूज करते हैं HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी हमारी वेब की जितनी ट्रैफिक होती है आमतौर पे, अगर वो सिक्योर नहीं है, जिसको हम कहते हैं HTTPS, हमारी रूटीन की जितनी भी वेब ट्रैफिक होती है वो आमतौर पे HTTP की होती है। उसके पीछे HTTP का प्रोटोकॉल ही काम करता है। यानी जैसे हम अपने वेब ब्राउजर में कोई भी URL डालते हैं या वेब एड्रेस लिखते हैं, HTTP प्रोटोकॉल सर्वर के पास जाता है जहां वो डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, उनको रिट्रीव करता है और हमें हमारे ब्राउजर में वो डिस्प्ले कर देता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अगले पार्ट में, चूंकि ये कुछ मॉड्यूल वहां पे आएंगे और इनके ऊपर मजीद तफसील से हम बात करेंगे। तो यूँ हमारे क्वेश्चन 30 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं इस पार्ट 5 के। और लास्टली जैसे हम कोशिश करते हैं कि इन मॉड्यूल्स के अंदर जितनी भी एब्रीवेशन आती है वो सारी हम एक जगह कंसोलिडेट कर देते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है एज यूजुअल कि आपको असेसमेंट भी करवाई जाए, कुछ थोड़ा सा गैप एनालिसिस भी आपका हो जाए, कुछ एरियाज अगर आप अपने आइडेंटिफाई कर सकें हैं कि जो अभी वीक हैं, जहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दोबारा देखने की ज़रूरत है, कि आप उनको ज़रूर एक बार विजिट करें और उनको थोड़ा सोल्डिफाई कीजिएगा। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पार्ट 6 और बाकी पार्ट्स पे हम अपलोड करेंगे। जो भी आपका सिलेबस होगा मिड टर्म का, आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, भरपूर तैयार कीजिए। और चूंकि ये MCQs बेस्ड पेपर होता है तो इसलिए देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह कि आप 100% भी सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी तैयारी, भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे तो आप ज़रूर कर लेंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले पार्ट में इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।